यू ऑल आर फाइन। बिजनेस स्टडी में हम 7th यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। उस 7th यूनिट में लास्ट वीडियो के अंदर हमने फाइनेंस के बारे में डिस्कस किया था और सोर्सेज, मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमने देखा था, डिस्कस किया था इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये चीजें जो है डिवेंचर्स, ये सारे के सारे जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। उन्हीं सोर्सेज को हम अलग अलग डिस्कस करते हुए आज हम इस वीडियो के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो मोस्टली बेटे जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये कंपनी के दो उसके अंदर आता है। कंपनी कोई जो पब्लिक कंपनी है वो दो टाइप के शेयर इशू कर सकती है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर। दोनों के बारे में हम जो है अलग अलग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अब इस वीडियो के अंदर हम इक्विटी शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इक्विटी शेयर है इसका बेटे दूसरा नाम रिस्क कैपिटल बोला जाता है। वो रिस्क कैपिटल क्यों है, जब हम इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई इसको रिस्क कैपिटल क्यों बोला जाता है। इस वीडियो के अंदर हम ये भी बताएंगे भाई इसको रिस्क कैपिटल बोलने के रीजंस जो है वो क्या रीजन है, और ये जो है सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है इन्वेस्टर के लिए। वो अच्छी इन्वेस्टमेंट क्यों मानी जाती है वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा रिस्क क्यों है उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो इक्विटी शेयर का मीनिंग में हम क्या करते हैं, यह कहते हैं इट रेफर्स टू दो शेयर्स विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट। देखिए जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको कंपैरेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं, और ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है इनको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। प्रेफरेंशियल राइट क्या होता है कि जैसे मान लो कंपनी बंद हो जाएगी तो इनको पैसा पहले मिल जाएगा। वैसे तो इनको जो है कंपनी का ओनर बोला जाता है, इसलिए इसको ओनर्स कैपिटल बोला जाता है। इसको शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है। शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं उसको कंपनी का शेयर होल्डर बोला जाता है, और इसलिए इसको शेयर होल्डर फंड भी बोला जाता है। अब उसको ओनर, क्योंकि वो कंपनी को जो है कंपनी के एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, कंपनी का उसको वोटिंग राइट होता है। कंपनी में जो है जो डायरेक्टर, जो सीएमडी वगैरह बनते हैं उनके लिए जो है वो वोटिंग कर सकते हैं, और उनमें से ही कोई जो है डायरेक्टर चुना जाता है। इसमें कहता है कैरी डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एक्चुअल डिविडेंड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। अब यहाँ पे वो साफ कह रहा है कि लिक्विडेशन का मतलब है जब कंपनी वाइंड अप होता है। डिविडेंड का मतलब यहाँ पे क्या है वो भी आपके लिए नया है, आपको समझना चाहिए। डिविडेंड क्या होता है बेटे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, जो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है, जो साल के एंड पे जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से सबसे पहले इंटरेस्ट घटाया जाएगा फिक्स्ड चार्जेस पे। यानी अगर कंपनी ने लोन्स वगैरह ले रखे हैं उन लोन्स पे इंटरेस्ट घटाया जाएगा। इंटरेस्ट घटाने के बाद फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके ऊपर जो फिक्स रेट से डिविडेंड है वो डिविडेंड पे किया जाएगा। अगर उसके बाद कोई प्रॉफिट का हिस्सा बचेगा तो वो सारा का सारा प्रॉफिट का हिस्सा इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है। अब यहां पे अगर कंपनी को इंटरेस्ट ऑन लोन्स देने के बाद, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड देने के बाद अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं बचता है तो इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है इनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, इनको सबसे लास्ट में रीपेमेंट की जाती है, चाहे वो कैपिटल की रीपेमेंट हो चाहे वो डिविडेंड हो। और लास्ट में भी अगर कुछ बचेगा
तो वो इनको मिलेगा, अगर कुछ भी नहीं बचता है तो इनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसी कारण से इनको जो है रिस्क कैपिटल बोला जाता है। और ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है इसीलिए इनको जो है रिस्क कैपिटल बोला जाता है, ताकि इनको क्योंकि इनको जो है लास्टली सब कुछ मिलता है अगर कुछ बच जाता है। पर इनको अब फिर लोग ये शेयर्स क्यों खरीदते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं इक्विटी शेयर होल्डर को खरीदने के, वो हम अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आपको इक्विटी शेयर होल्डर के मीनिंग जो है पता होना चाहिए। इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर है जिनको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता, पर इनको कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है, सबसे पहला बेनिफिट्स तो क्या होता है, वोटिंग राइट होती है। दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, वो उस कंपनी की मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वोट करके जो है वो डायरेक्टर की जो है अपॉइंटमेंट इनके द्वारा ही की जाती है। दूसरा, इनको जो है कैपिटल, अब देखिए अब हम जब एडवांटेज पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। एक इसके अंदर जो है इनको कैपिटल गेन के बड़े चांसेस होते हैं। तीसरा, इनको प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड जो है वो कई बार इनको डिविडेंड बहुत ज्यादा डिविडेंड मिल जाता है, यानी इनको जो है जितने का इनका शेयर देता है उससे ज्यादा इनको जो है डिविडेंड भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कंपनी की रेपुटेशन पे, कंपनी के प्रॉफिट्स पे। तो इनको अगर नुकसान है तो फायदे भी बहुत है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये इक्विटी शेयर्स लेना जो है वो पसंद करते हैं। अब इसी में इनके हम एडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एडवांटेज देखिए, इन एडवांटेजेस को दो हिस्सों में बांटा गया। एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर्स हैं यानी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या एडवांटेज होता है इक्विटी शेयर लेने का। दूसरा, कंपनी को क्या एडवांटेज होता है इक्विटी शेयर इशू करने का। अब कंपनी चाहे तो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, अगर वो डिवेंचर्स चाहे तो डिवेंचर्स इशू कर सकती है। पर वो इक्विटी शेयर ही क्यों इशू करती है, तो उसको उसके क्या एडवांटेज होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वो कहता है एक इन्वेस्टर जो है उसको क्या एडवांटेज होते हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर के एडवांटेजेस में देखिए, सबसे पहले दे कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटी। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, इनको वोटिंग राइट होता है, और जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है तो इनकी जो है वोटिंग होती है, और उसके बेस पे जो है डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाती है। यानी ये, और इन शेयर होल्डर में से ही एक डायरेक्टर जो है अपॉइंट होता है, जिसको हम CMD बोलते हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो उसको जो उसके लिए जो है दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। दूसरा, टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि डिविडेंड, अगर कोई प्रॉफिट का हिस्सा बचता है, कब बचता है, यानी प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसके बाद जो प्रॉफिट भी बचेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड कर देगा। और जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी होती है, कंपनी की टर्नओवर अच्छी होती है, तो नेचुरल है कि उनको प्रॉफिट्स भी ज्यादा होते हैं। और उस सिचुएशन में इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट बच जाता है, और वो सारा का सारा प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड हो जाता है। और जब वो इक्विटी शेयर होल्डर में डिवाइड होगा तो नेचुरल है कि उनको एज डिविडेंड जो है वो बहुत पैसा मिल जाता है, और एज डिविडेंड इतना पैसा मिल जाता है जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और डिवेंचर होल्डर को एज इंटरेस्ट और डिविडेंड जो है वो नहीं मिला। क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स होता है, और इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड जो है वो फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जितना भी पैसा इंटरेस्ट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के पास बचता है वो सारा का सारा प्रॉफिट जो है इनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद कहता है टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट। अब ये कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या है, देखिए जब कंपनी बिजनेस करती है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, जब कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो नेचुरल है उसके शेयर्स की वैल्यू, मोस्टली कंपनी के जो इक्विटी शेयर की वैल्यू 10 रुपये होती है। पर जब उनकी रेपुटेशन बढ़ती है, जब उनकी गुडविल बढ़ती है, जब
बार बार प्रॉफिट्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में उनकी उस इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू जो है 10 की बजाय जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। वो 11 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, 4 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी रेपुटेशन पे, उसकी सिचुएशन पे। और उससे क्या होता है कि एक शेयर होल्डर जिसने उस कंपनी का 10 रुपये में शेयर खरीदा, अब उसको उस शेयर के बदले में 10 से ज्यादा रुपये मिल रहे हैं, तो जो उसकी कैपिटल है, वो कैपिटल में जो इंक्रीजमेंट है वो भी जो है इसमें जो है पॉसिबिलिटी होती है। जबकि प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स में ऐसा बहुत रेयर होता है। उनके कंपैरेटिवली इक्विटी शेयर होल्डर की क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो ज़्यादा होती है, उनकी कैपिटल, उसके अंदर कैपिटल प्रॉफिट्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरा, उसके बाद कहता है एक जो कंपनी है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उनको क्या एडवांटेज होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कहता है अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। देखिए बेटे, कंपनी को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर की एक खासियत है कि जब कंपनी ने इक्विटी शेयर से पैसा इकट्ठा कर लिया, तो उसका रीपेमेंट का कोई टाइम पीरियड नहीं होता। इक्विटी शेयर होल्डर की रीपेमेंट तभी की जाती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। तो इसलिए कंपनी जब एक बार कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर देती है, उस सिचुएशन में वो निश्चित हो जाती है कि उसके पास वो परमानेंट कैपिटल आ है। अब कंपनी जब बंद होगी तभी उसकी रीपेमेंट की जाएगी, उससे पहले उसकी रीपेमेंट करने की उसको जरूरत नहीं है। यानी कंपनी के लिए एक परमानेंट कैपिटल की अरेंजमेंट हो जाता है। जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर है और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है और डिवेंचर्स है, उनकी कंपनी को रीपेमेंट जो है विद इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उनकी रीपेमेंट जो है कंपनी को करनी ही करनी पड़ती है। दूसरा कहता है नो फिक्स्ड बर्डन। इसका मतलब समझिए बेटे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे भाई जो डिवेंचर्स हैं या लोन है, कंपनी को उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट है चाहे नहीं है। पर इक्विटी शेयर होल्डर पे कंपनी को डिविडेंड उसी सिचुएशन में देना पड़ता है अगर उस कंपनी के पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट और डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अगर होती है। तो अगर कंपनी के पास इंटरेस्ट और डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर देने के बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी, कोई डिविडेंड नहीं देगी। यानी कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल हुआ तो कंपनी उनको डिविडेंड दे देगी, और अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं हुआ तो उनको कोई डिविडेंड नहीं देगी। इस सिचुएशन में कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। डिवेंचर होल्डर के ऊपर जो इंटरेस्ट देगा है वो कंपनी के ऊपर बर्डन, कंपनी को टेंशन रहती है कि उनका इंटरेस्ट जो है कम से कम हम इतना प्रॉफिट तो जरूर कमाएं कि अपने जो फिक्स चार्जेस हैं वो टाइमली पे कर सकें। थर्ड कहता है इंक्रीज इन क्रेडिट वर्दीनेस। अब जब कंपनी जो है इक्विटी शेयर होल्डर इशू करती है और ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट्स उसमें लगाते हैं और उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ती है, तो उस केस में कंपनी की जो है कंपनी की रेपुटेशन में इंक्रीजमेंट होता है, कंपनी की रेपुटेशन बढ़ती है। उसके बाद कहता है नो नीड ऑफ मॉर्गेज। इसका मतलब समझिए बेटे, किसी भी सिचुएशन में जब कंपनी को डिबेंचर इशू करने होते हैं तो कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि कंपनी को अपनी जो फिक्स एसेट्स है वो कंपनी को मॉर्गेज करनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है ट्रस्टी में। जब तक वो कंपनी जो उनको मॉर्गेज नहीं करेगी, कंपनी जो है डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। पर जब कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करने होते हैं, उस सिचुएशन में कंपनी को कुछ भी मॉर्गेज करने की जरूरत नहीं होती। यानी कंपनी के पास अगर फिक्स एसेट नहीं है तो भी कंपनी जो है अपने शेयर्स, इक्विटी शेयर जो है वो इशू कर सकती है। जबकि कंपनी के पास अगर कोई फिक्स एसेट नहीं है मॉर्गेज करने के लिए तो वो डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जिसमें हम जो है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता है
एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर। तो सिर्फ आपने इन्वेस्टर के लिखने हैं। अगर आपके पास ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी आ जाता है तो सिर्फ कंपनी के लिखने हैं, और अगर सिंपल आ जाता है फिर आपकी मर्जी है, दोनों को अलग अलग करके भी दिखा सकते हो, वेल एंड गुड, और आप इनको मिक्स करके भी दिखा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या है। उसके बाद अब आते हैं हम लिमिटेशंस पे। ऐसे ही जैसे इसके एडवांटेज है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। वो लिमिटेशंस क्या है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहता है अनसर्टेन इनकम। अब जो लिमिटेशंस है, जैसे इसके एडवांटेज थे ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी, तो ऐसे ही इसकी लिमिटेशंस भी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स और पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी जो हम डिस्कस करेंगे। अब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके क्या डिसएडवांटेज है उसके बारे में देखिए। सबसे पहले लगता है अनसर्टेन इनकम। अब अनसर्टेन इनकम का मतलब क्या है, क्योंकि बेटे अभी हम डिस्कस कर रहे थे भी कंपनी को, अगर कंपनी के पास डिविडेंड अवेलेबल हुआ, प्रॉफिट अवेलेबल हुआ, और वो प्रॉफिट भी इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होल्डर देने के बाद, तो उनके पास बढ़ता है इक्विटी शेयर होल्डर में प्रॉफिट बढ़ता है एज डिविडेंड। और अगर कुछ भी नहीं बचा तो इनको कुछ भी नहीं मिला, और अगर 10 सालों तक कुछ नहीं बचा कंपनी के पास तो 10 साल तक इनको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसलिए इनकी जो शेयर होल्डर परमानेंट इनकम चाहते हैं, जो इन्वेस्टर परमानेंट इनकम चाहते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर में परमानेंट इनकम उनको नहीं मिलेगी, उनकी इनकम जो है वो अनसर्टेन होगी। दूसरा कहता है लॉस ड्यू टू रिसेशन। अब देखिए बेटे मार्केट में दो ड्यूरेशन आती है, एक आती है रिसेशन और एक आती है बूम पीरियड। बूम पीरियड क्या होता है, जब मार्केट में शेयर्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, और डिप्रेशन पीरियड क्या होता है, रिसेशन पीरियड क्या होता है, जब शेयर्स की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली डाउन चल रही है। तो जब रिसेशन का पीरियड होता है तो कंपनी जो है अपने शेयर जो है वो इशू नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में जब रिसेशन पीरियड हो, उस सिचुएशन में कंपनी को जो है अपने शेयर जो है इशू करने की जरूरत, इक्विटी शेयर जो है वो इशू नहीं कर सकती। तो उस केस में कंपनी को जो है, क्योंकि कोई भी जो इन्वेस्टर है उसमें कंपनी के शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करने की नहीं सोचता, इसलिए रिसेशन के टाइम में उनको जो है लॉस, कंपनी को इन्वेस्टर जो है लॉस होता है, वो शेयर जो है नहीं ले सकते। उसके बाद कहता है लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या है, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो मैंने बताया था सबसे पहले कंपनी के लोन्स की रीपेमेंट की जाती है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसकी सारी एसेट्स बेची जाती है, उन एसेट्स को बेचने के बाद सबसे पहले लोन्स की रीपेमेंट की जाती है। लोन रीपेमेंट करने के बाद कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करनी पड़ती है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट जो है वो कर दी जाती है, और अगर कुछ भी नहीं बचता तो लिक्विडेशन के टाइम भी इनको जो है कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद कहता है लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन। अब इसमें क्या होता है, सट्टाबाजी बहुत होती है। सट्टाबाजी क्या होता है, कहीं शेयर्स की वैल्यू को अप डाउन करने के लिए मार्केट के अंदर उसके शेयर्स की वैल्यू को अप डाउन करने के लिए वो क्या करते हैं, एक तो बल्क क्वांटिटी में शेयर्स खरीद लेते हैं तो उनकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर बल्क क्वांटिटी में उनको सेल कर देते हैं तो उनकी वैल्यू जो है डाउन हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में इनको जो है इन्वेस्टर को लॉस फेस करना पड़ता है। दूसरा जो है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है, जब मैं डिवेंचर्स के बारे में डिस्कस करूंगा तब मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इनको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा नहीं मिलता। दूसरा नो फ्लेक्सिबिलिटी। नो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अब कंपनी के पास मान लो कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए और कंपनी को अगर ज्यादा पैसे की, कंपनी के पास सफिशिएंट मनी होगी, कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस करने की सोच रही है तो वो पैसा उनको वापस नहीं कर सकती। उस सिचुएशन में जो है कंपनी को, तो कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के केस में फ्लेक्सिबिलिटी क्या फायदा करता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसमें इनको नहीं मिलती। उसके बाद कहता है नो टैक्स एडवांटेज। इनको जो है कोई टैक्स का एडवांटेज जो है वो नहीं मिलता। ये दोनों चीजें जो है जब हम डिवेंचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको जो है क्लियर करूंगा। और उसके बाद मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, जो इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करने का खर्चा है वो कंपैरेटिवली प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो इसके अंदर जो इसकी इशू करने का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण जो है कंपनी इसको ज़्यादा शेयर जो है वो इशू नहीं कर सकती।
तो ये इसके जो है इक्विटी शेयर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। तो नेक्स्ट इसमें हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।